हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो प्लस दो एग्जाम्पल कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 से लेके आगे जो फर्दर एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 मैंने बोर्ड पे लिख के क्या कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है ना, एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। घटना पासे पर संख्या 3 का अपवर्त है ना। अपवर्त मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है ना। पासे पर जो संख्या है वो 3 का गुणज है, इसको तो ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, इसको इस वाले इवेंट को एफ से निरूपित किया जाता है। बताएं क्या घटना है, ई और एफ स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो अभी तक अपने इसमें इंट्रो में ना 13.2 के इंट्रो में अपन ने क्या पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये पढ़ी है अपने। और इसमें अपन ने दो टाइप के इवेंट पढ़े हैं ना। इसमें अपन ने क्या पढ़े हैं, दो टाइप के इवेंट पढ़े हैं। एक तो डिपेंडेंट इवेंट, आश्रित घटना है ना, डिपेंडेंट इवेंट्स, और एक ही पढ़े थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना, स्वतंत्र घटना है ना। डिपेंडेंट इवेंट कब बनते हैं, डिपेंडेंट इवेंट कब बनते हैं, जब विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। विदाउट कोई भी इवेंट करें अपन और कोई दूसरा इवेंट करें तो पहले वाला क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। ये मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था ना, रिप्लेसमेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट तो जो थे वो क्या थे, विद रिप्लेसमेंट थे। ठीक है। बोले सर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, तो क्या है कि कोई एक जसतास की गड्डी में से एक पत्ता निकाला और उसके किसी भी पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी अपन ने फाइंड की, उसको विदाउट वापिस पुनः उसमें डाले, दोबारा निकाले है ना दूसरा पत्ता, तो वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगी। और वापिस उसके अंदर डाल के दूसरा पत्ता निकालूंगा तो वो क्या हो गया, विद रिप्लेसमेंट हो गया ना। और विदाउट रिप्लेसमेंट में मान लो है ना, मान लो कोई दो इवेंट होने ना, मान लो कोई दो इवेंट होने हैं। ठीक है। इवेंट ई एंड एफ है ना, इवेंट ई एंड एफ होने की हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसका अपने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ है ना। तो क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, पहले दो घटनाएं होनी है तो पहले या तो ई हुई होगी या एफ हुई होगी ना। तो पहले मान के चला मैंने ई हुई है ना, फिर दूसरी घटना होगी कौन सी, दूसरी घटना कौन सी होगी, एफ होगी। और ये मान के चलेंगे कि ई घटना हो चुकी है। ई एफ की क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना। पहले घटना ई हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरी घटना, और ये मान के चलते कि पहली घटना घटित हो चुकी है ना। ठीक है। या इसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, मान लो पहले घटना एफ हुई है तो दूसरी घटना क्या होगी फिर ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, मतलब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और 3 इवेंट के लिए ना, फॉर 3 इवेंट्स ना, 3 इवेंट्स के लिए क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब तीनों घटनाएं होनी है ना। तो पहले मान लो प्रोबेबिलिटी, ये घटना ई हुई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी डॉट, फिर मान लो घटना एफ हुई है ना, पहले ई हो चुकी है अब दोबारा एफ होने जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज बीन अकर्ड डॉट। अब पहले ई भी होगी उसके बाद एफ होगी, अब क्या होने जा रही है, जी है ना, जी। और ये कंसीडर करें कि ई और एफ हो चुकी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी व्हेन ई एंड एफ हैज बीन अकर्ड। तो 3 इवेंट के लिए ये हो जाएगी ना। ये पढ़ी थी अपन ने डिपेंडेंट इवेंट के लिए ना। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मान लो, ठीक है, इवेंट ई एंड एफ है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए मान लो ई, ये अपन ने पढ़ा था क्या
कि इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, है ना। तो पहली के घटित होने का, इंडिपेंडेंट इवेंट में पहली के घटित होने का दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये घटना एक ही प्रायिकता चाहिए मेरे को, जबकि एफ हो चुकी है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना, सिंपल निकल जाएगा। अब दो इवेंट होने हैं, ई एंड एफ होने हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड एफ। तो क्या निकलेगी, पहले मान लो पहला इवेंट हो गया ई इंटू दूसरा इवेंट कौन सा होना है, एफ होना है ना। और पहले के होने का, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है विद रिप्लेसमेंट है, तो पहली घटना के होने का दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोबारा क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, है ना। ठीक है, और फॉर थ्री इवेंट्स ना, फॉर थ्री इवेंट्स, अगर तीन घटनाएं होनी हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तीनों की तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई पहली हुई, इसके होने का दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर दूसरी होगी, इन दोनों के होने का तीसरी पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी होगी ना। इस तरह से करेंगे। अब हमें देखो इसमें क्या चेक करना है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो क्या करेंगे, अपनी ये चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाती है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं आंसर में, एक पास से को उछालने पर, ये तो समराइज कर दिया जो अपने प्रीवियस इंट्रो पार्ट में अपने देखा था वो, है ना। तो एक पास से को, अब इस एग्जांपल पर चलते हैं, उछालने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये टोटल 6 आउटकम होंगे, और सारे के सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। जब ये सारे के सारे आउटकम इक्वली लाइकली हों तो हमें वो फॉर्मूला लगाने की आज़ादी मिल जाती है। बोले सर कौन सा, कि नंबर ऑफ किसी भी इवेंट के अगर अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो अपन वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ना। तो ई इवेंट क्या दिया उन्होंने, ई क्या दिया है, पासे पर संख्या 3 का गुणज है, पासे पर संख्या 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो इस इवेंट ई में कौन से एलिमेंट आएंगे फिर, 3 और 6, ठीक है। एफ इवेंट दिया मेरे को क्या है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है, डाई पे जो नंबर है वो क्या है, इवन है, प्राप्त संख्या सम है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे फिर, आउटकम आएंगे इसके 2 4 6, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ देख लो, देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में 6, एक ही एलिमेंट कॉमन है ना। अब मुझे चेक करना है कि इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गई, तो ये इंडिपेंडेंट है, नहीं आई तो नहीं है। तो पहले मैं पी इंटरसेक्शन एफ निकाल रहा हूँ ना, सिंस पहले पी ई निकाल लो, क्या होगी, नंबर ऑफ, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो यूँ लिख देंगे, या तो फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो ई में कितने हैं, 2/6, काट दिया तो 1/3। इसी तरह से पी एफ क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ 3/6, काट दिया तो 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू क्या है, 1/6। इसको नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको नंबर सेकंड मान लेंगे, और इसको नंबर क्या मान लेंगे, थर्ड। तो क्या लिखेंगे, बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, है ना। तो आप देखो ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल है ना, क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इक्वल्स क्या है, 1/6। देख लो ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/6 आएगा ना। देयरफॉर इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये हमें चेक करना था, तो हाँ आपने बता दिया ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं कि एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया। अनभिन्नत मतलब अनबाइज्ड, है ना, अनबाइज्ड मतलब फेयर है, फेयर कोई डाई है, उसको 2 बार फेंका गया, ठीक है। मान लें कि मान लें ए घटना जो है वो क्या है, पहली उछाल पर विषम संख्या मतलब ओड नंबर है, ठीक है। और बी घटना क्या है, दूसरी उछाल पर क्या है,
विषम संख्या दर्शाते हैं। घटना ए तो क्या फर्स्ट बार थ्रो करेंगे तो क्या ऑड नंबर, और बी क्या है सेकंड बार पे क्या है ऑड नंबर को दर्शाता है। घटना ए और बी के स्वातंत्र्य का परीक्षण कीजिए। अपन को चेक करना है कि ए और इवेंट ए और बी जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं है ना। तो लिखते हैं आंसर में, एक पास्य को 2 बार उछालने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे 36। और ये 10th क्लास से अपन लिखते आ रहे हैं, लिख लो कौन से हैं देख लो। 1,1 1,2 से लेके 1,6 ठीक है। फिर 2,1 2,2 से लेके 2,6 ठीक है। फिर 3,1 3,2 से लेके 3,6 तक। फिर 4,1 4,2 से लेके 4,6 ठीक है। फिर 5,1 5,2 से लेके 5,6 तक ठीक है। फिर 6,1 6,2 से लेके 6,6 ठीक है। ये टोटल 36 होंगे। देखो 6 6 12 6 18 6 24 36 6 36 ठीक है। ए इवेंट जो है वो क्या है, घटना ए क्या दी है, पहली उछाल पर विषम संख्या, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो फर्स्ट जो थ्रो है उस पर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर है ना। तो 1 से लेके 6 तक वाले, तो 1,1 फर्स्ट उछाली है, सेकंड ही है ना। 1,2 से लेके 1,6 तक ठीक है। फिर 2 वाले नहीं होंगे, 3 वाले, 3,1 3,2 से लेके 3,6 तक ठीक है। और 5,1 और 5,2 से लेके 5,6 तक, मतलब कितने एलिमेंट होंगे इसमें, इवेंट ई में 6 6 12 6 18 ठीक है। घटना बी क्या है, घटना बी क्या है, दूसरी उछाल पर विषम संख्या ना, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है ना। तो दूसरी उछाल पर विषम संख्या होने का मतलब क्या है, बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1,1 2,1 से लेके 6,1 ठीक है। फिर 1,3 2,3, पहली उछाल पर विषम का मतलब दूसरी पर कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी उछाल पर विषम संख्या के मतलब क्या, पहली पर जो है उससे फर्क नहीं पड़ता ना। तो देखो 1,3 2,3 से लेके 6,3 तक, और 1,5 2,5 से लेके 6,5 ठीक है। हाँ भाई तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, पहली पर भी विषम दूसरी पर भी विषम है ना। तो कौन से आएंगे, देखो 1,1 आएगा, 1,3 आएगा, 1,5 आएगा ठीक है। पहली पर भी विषम दूसरी पर भी विषम, देखो इसमें 1,1 है और 1,3 है, इसमें भी 1,3 है, और 1,5 है इसमें, और इसमें भी 1,5 है, इसमें भी क्या है 1,5 है, ये रहा है ना ठीक है। फिर 2 वाले आएंगे नहीं है ना, 3,1 3,3 3,5 ठीक है। फिर 5,1 5,3 और 5,5 ये एलिमेंट आएंगे, दोनों में कॉमन है ये, 1,1 इसमें भी है, देखो 1,3 इसमें है और 1,3 इसमें भी है ना, 1,5 इसमें 1,5 इसमें भी ठीक है। फिर 3,1 इसमें है और 3,1 कहाँ होगा, इसमें भी होगा ठीक है। ये सारे कॉमन आ गए ना। अब मुझे चेक करना है कि दोनों इवेंट क्या हैं, वो हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ गई है ना, तो है इंडिपेंडेंट इवेंट, अदरवाइज नहीं है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और ये वाला फॉर्मूला अपन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले जितने भी आउटकम है सैंपल स्पेस के अंदर, जितने भी आउटकम है वो क्या है, इक्वली लाइकली है। सबकी घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36। देख लो 1/6 इंटू 1/6 1/36, सबकी 1/36 है ना, इसलिए। तो इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9/36 काट देंगे तो 1/4 नंबर फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ए में कितने हैं, 18/36 काट दिया तो 1/2, समीकरण नंबर 2। देख लो ना 18 है, ए में कितने एलिमेंट हैं, 18, 1 2 से लेके 6 12 6 18। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो 18/36 काट दिया तो 1/2 नंबर थर्ड। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 आएगा, तो हो गया बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स कितना आएगा, 1/4। देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस तरह से चेक करें, है ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है ना, 3 सिक्के एक साथ टॉस किए गए हैं और तीनों कैसे होंगे, फेयर अनबाइस्ड कॉइन होंगे ना, फेयर कॉइन माने जाते हैं। ठीक है, मान ले कि ई घटना 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना। इवेंट ई डिफाइन कर दिया कि तीनों के तीनों हेड हैं या तीनों के तीनों क्या है, टेल हैं। ठीक है, और एफ इवेंट डिफाइन कर दिया न्यूनतम 2 चित्त है ना, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, प्राप्त होना। और जी घटना है अधिकतम 2 पट प्राप्त होना ना, जी इवेंट जो है एटमोस्ट 2 टेल है ना। ठीक है, को निरूपित करते हैं युग्म ई एफ ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं और कौन कौन से पराश्रित है ना। आपको चेक करना है कि ई एफ जी ई एफ ई जी और एफ जी में कौन कौन से तो इंडिपेंडेंट है और कौन कौन से क्या है, डिपेंडेंट है ना। तो पहले सैंपल स्पेस है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला ना, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर सैंपल स्पेस है ना, सैंपल स्पेस ये अपन 10th क्लास से लिखते आ रहे हैं, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी और टी एच एच टी एच टी 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 एच और टी टी टी। ये टोटल कितने होंगे, 8 आउटकम होंगे और सारे के सारे क्या इक्वली लाइकली, 1 2 4 5 6 7 और 8 इक्वली लाइकली। क्यों है सर, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो इस वाले आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। इसी तरह 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 और 1/8। इस सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 है, मतलब सारे के सारे क्या है, इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, तो इसके इस सैंपल स्पेस के जो भी इवेंट अपन डिफाइन करेंगे, जितने भी जिस भी इवेंट की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अपन वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो करते हैं बारी बारी से। ई है ना, ई 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना है ना, 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना, तीनों के तीनों हेड या तीनों के तीनों टेल। तो 2 ही आउटकम है, एक तो ये रहा और एक वो रहा, एच 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 और टी टी टी। एफ इवेंट क्या है, एफ इवेंट क्या है, न्यूनतम 2 चित्त है ना, एटलीस्ट 2 हेड, न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना है ना, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 चित्त 2 हेड, उससे कम नहीं, ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं उतने पॉसिबल है ना। कम से कम 2 हेड है, यहाँ कितने हेड हैं, 3, 2 से कम नहीं चलेंगे, 2 से ज़्यादा वाले चलेंगे और 2 भी चलेंगे। कम से कम 2 चाहिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 हैं, 2 हेड हैं, इसमें एक हेड है, ये नहीं चलेगा, इसमें कितने हेड है, 2 हेड, ये चलेगा, इसमें एक हेड 0 हेड, ये नहीं चलेंगे सारे ना। कम से कम 2 हेड चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और जी इवेंट एक डिफाइन कर दिया, अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट प्राप्त होना ना,
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट 2 है, 2 टेल, 2 से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, जितने हो सकते हैं उतने। तो यहाँ कितने टेल हैं, यहाँ कितने टेल हैं, 3 टेल, तो टेल है ही नहीं। यहाँ कितने टेल हैं, टेल है ही नहीं, 0 टेल है, तो ये चलेगा। 2 से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए, 2 से कम या 2 चलेंगे। तो सिर्फ ये वाला आउटकम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 टेल हैं, 2 से ज़्यादा हैं, वो नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए। तो STH HTT और THH THT और TTH, 2 से ज़्यादा टेल नहीं चाहिए ना, ठीक है। मेरे को किसकी EF EG और FG, तो पहले E इंटरसेक्शन F, देयरफॉर E इंटरसेक्शन F, E में कौन है, HHT, और हाँ इसमें दोनों इंटरसेक्शन F में क्या आएगा, HHH, ठीक, देख लो दोनों में कॉमन यही है। और E इंटरसेक्शन G, E इंटरसेक्शन G, E कहाँ है, ये रहा, और G कहाँ है, ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये कॉमन इसमें HHH। और F इंटरसेक्शन G में, F इंटरसेक्शन G में, F कहाँ है, ये रहा, G कहाँ, ये रहा, HHH, ठीक है। HHT है इसमें, हाँ ये रहा, HHT, ठीक है। HTH है, हाँ ये रहा, HTH है, ठीक है। और THH है क्या, THH भी है ना, THH भी है, ठीक है। तो पहले अपन E और F की बात करते हैं ना, E और F। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन F की कितनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, तो 1/6, ठीक है। और ये क्यों लगाया मैंने फॉर्मूला, क्योंकि इक्वली लाइकली थे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, 2/6 नहीं, 6 नहीं, 2 कितने, 8। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 काट देंगे तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4/8 काट दिया तो 1/2 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। चेक करो ना, इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 1/8 इसके बराबर आ गया, 1/8। देयरफॉर E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इसकी तो बात होगी, ठीक है। अब बात करते हैं EG की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G, E इंटरसेक्शन G कहाँ है, ये रहा, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E में कितने एलिमेंट हैं, 2, 2/8 तो काट दिया तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ G में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। देयरफॉर सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ G, देख लो ना, इन दोनों का गुणा इसके बराबर नहीं आएगा, है ना, इन दोनों का गुणा E और G, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और G का, प्रोबेबिलिटी ऑफ G का गुणा इसके बराबर नहीं आएगा ना। देयरफॉर E एंड G आर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ये भी हो गया। अब F की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E F इंटरसेक्शन G, F G की बात चलिए तो F इंटरसेक्शन G में कितने हैं, 1 2 3 4, 4/8 काट दिया तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ F में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4/8 काट दिया तो 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ G में कितने एलिमेंट है, 7 है, देख लो, यहाँ भी यहाँ किया था, 7 एलिमेंट है, 7/8। तो देखो इन दोनों का गुणा, F प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट G का तो मल्टीप्लाई है, इसके इक्वल नहीं है। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट G, देयरफॉर F एंड G आर डिपेंडेंट, है ना, आश्रित है ना, डिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। और ये E और F तो क्या हैं,
स्वतंत्र हैं, ई और जी आश्रित हैं और एफ और जी भी क्या है, आश्रित हैं। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ई और एफ तो इंडिपेंडेंट इवेंट दे दिए, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ई और एफ डैश भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। सोचो प्रूफ करना है तो ना, ई एंड एफ इफ, है ना, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट देन ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एंड एफ आर इंडिपेंडेंट होंगे और ई डैश एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। यदि ई और एफ इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगी, जो मेरे को प्रूफ करना है। ई डैश और एफ भी इंडिपेंडेंट होंगी, जो प्रूफ करना नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। और ई डैश और एफ डैश भी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, है ना। ये मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से ये सारे क्या हो जाएंगे ना। तो गिवन ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ ऑन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि उन दोनों के एक साथ अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रूव दैट, टू प्रूव क्या, ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या प्रूफ कर देंगे, देयरफॉर हम क्या प्रूफ कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ डैश। कोई दिक्कत, इसके लिए अपन ये प्रूफ कर देंगे, है ना। ये प्रूफ करना, देखो ई और एफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं दे रखी थी, तो उससे तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहती है। ठीक है, इन दोनों को मेरे को इंडिपेंडेंट शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या शो कर दूंगा कि इन दोनों के एक साथ अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होगा ना। अब इसकी मैं LHS ले रहा हूँ, प्रूव दैट की क्या ले रहा हूँ, LHS क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना। इसको वेन डायग्राम में देखो ना, वेन डायग्राम के अंदर देखो, ये क्या है, सैम्पल स्पेस, ये क्या है, इवेंट ई है, और ये क्या है, इवेंट एफ है, और ये वाला जो पार्ट क्या है वो क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, ई का इंटरसेक्शन चाहिए एफ डैश के साथ। एफ डैश में कौन कौन आता है, बाहर वाला पार्ट आता है। एफ डैश में कौन कौन सा पार्ट आएगा, बाहर वाला पार्ट आएगा एफ डैश में, है ना, एफ के बाहर वाला, ये वाला पूरा। और उसका इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को ई के साथ, यही आएगा, ये वाला पार्ट आएगा ना। मुझे इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो इस वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इसके वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, देखो ई में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ई इंटरसेक्शन एफ। देखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी जगह मैं ये लिखता हूँ बाय, ये लिख देना बाय वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो आप। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये तो पड़ा है, माइनस इस, ये क्योंकि ई और एफ तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ई और एफ तो इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। कहाँ से लिखा मैंने ये, बाय फर्स्ट। कोई दिक्कत, दोनों जगह से पी ई कॉमन आ गया मेरे पास, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ डैश इक्वल्स क्या होता है, 1, है ना। तो ये उधर जाएगा तो -1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जगह क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। यही तो क्या है, RHS है, यही तो क्या है, RHS है, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन इसके इक्वल आ गया, है ना। देयरफॉर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है वो क्या किसके इक्वल आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, ये आ गई ना। देयरफॉर ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसी तरह से ये भी कर सकते हैं ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, इस इंट्रो का लास्ट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है ना, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है, ये तो दे दिया आपको। तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये है ना। आपको क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है ना, न्यूनतम एक होने की, मतलब दोनों में से कम एक हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो इस बात को मैं भी तो लिखूंगा, और को प्रोबेबिलिटी में किससे लिखते हैं, यूनियन से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी हमें शो करनी है कि ये होगी, है ना, ठीक है। चलो जी, तो पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये बात कौन कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहती है ना, कि इंडिपेंडेंट इवेंट में कोई दो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस, है ना। हाँ, अब ए या बी दोनों में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या न्यूनतम एक, है ना, कि या तो घटना ए की प्रायिकता या घटना बी की प्रायिकता या दोनों की, या तो ए में या बी में या दोनों में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास जो 9th क्लास में अपन ने देखा था, क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला ये 11th क्लास के अंदर देखा था अपन ने, है ना। चलो जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पड़ा है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी पड़ा है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कहाँ से, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया। कहाँ से लिखा, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, कहाँ लिखा, बाय फर्स्ट, है ना। तो देखो बच्चों, इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कॉमन आ रहा है। देखो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इन दोनों जगह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, कोई लॉजिक नहीं लगाया, दोनों जगह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 माइनस ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी डॉट, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, है ना, ए नोट यहाँ लिख दो। सिंस फॉर्मूला मेरे पास क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इक्वल्स क्या है, 1। तो ये इधर प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस में, 1 माइनस पी ए की जगह क्या लिख देंगे, पी ए नोट, है ना। चलो जी, मेरे को ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो, है ना। चलो जी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस पी ए नोट। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस पी ए नोट, है ना। ये लिखा मैंने, ये पढ़ा एज इट इज, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, है ना। सिंस यहाँ लिख दो कि पी ए क्या होगा, 1 माइनस पी ए नोट। अब इन दोनों जगह से देखो, ये 1 तो चाहिए मेरे को, 1 तो चाहिए, माइनस पी ए नोट कॉमन ले लूँ मैं, माइनस पी ए नोट कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा 1, यहाँ से माइनस और पी ए नोट चला गया तो 1, फिर ये प्लस का निशान किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस पी ए नोट चला गया तो क्या हो गया, ये पी बी, ठीक है। देखो ना, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, 1 तो पड़ा रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वापिस ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए नोट, ये क्या बन गया, पी बी नोट, है ना। सिंस
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इक्वल्स क्या होगा 1, है ना। तो ये तो प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, कि दोनों में से किसी एक की घटित होने की प्रायिकता क्या आई, ये है, वही तो सिद्ध करना था, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।